फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि 0 से लेकर 7वें दिन तक मानव जीवन की शुरुआत का सबसे पहला फंडामेंटल फेज होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक की पूरी जर्नी होती है। यह पीरियड डे 0 से स्टार्ट होता है, जब फर्टिलाइजेशन यूटेराइन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में होता है, और डे 7 तक चलता है, जब डेवलपिंग एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होना शुरू कर देता है। इस दौरान एम्ब्रियो लगातार फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर मूव करता है, और साथ ही स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते रहते हैं। इस पूरे समय में डेवलपमेंट एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो करता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जो एक सिंगल डाइप्लॉइड सेल होता है। इसके बाद यह रैपिड माइटोटिक डिवीजन से गुजरता है, जिसको क्लीवेज कहा जाता है, जिसमें सेल साइज बढ़ता नहीं है बल्कि सेल्स की संख्या बढ़ती है, यानी कि ब्लास्टोमर्स की संख्या बढ़ती है। आगे चलकर यह स्ट्रक्चर मोर्फ्यूला में कन्वर्ट होता है, जो एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल होता है। जैसे जैसे फ्लूइड अंदर एंटर करता है, यह ब्लास्टोसाइड में बदल जाता है, जिसमें इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट और आउटर सेल यानी कि ट्रोपोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। लास्ट में ब्लास्टोसाइट यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग से अटैच होकर इम्प्लांटेशन शुरू करता है, जो आगे प्रेगनेंसी स्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी होता है। ज़ाइगोट फॉर्मेशन डे 0 यानी कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद होने वाला पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसमें मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बनाते हैं, जिसको ज़ाइगोट कहा जाता है। यह ज़ाइगोट एक डाइप्लॉइड यानी कि 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम सेल वाला होता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम स्पर्म से और 23 क्रोमोसोम ओवम से आते हैं। इस प्रकार इसमें दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल शामिल रहता है। इसी फ्यूजन के दौरान मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक कंप्लीट जेनेटिक सेट बनाते हैं, जो आगे पूरे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ज़ाइगोट अभी भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से घिरा हुआ रहता है, जिसको ज़ोना पेल्लुसिडा कहा जाता है। यह लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यह अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है और एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन जैसे कि एक्टोपिक इम्प्लांटेशन को इनिशियली रोकने में हेल्प करती है। इस स्टेज पर ज़ाइगोट स्ट्रक्चरली सिंपल रहता है, लेकिन जेनेटिकली कंप्लीट होता है, और इसके अंदर फ्यूचर ह्यूमन बॉडी की पूरी ब्लूप्रिंट मौजूद रहती है। इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी फंडामेंटल है, क्योंकि यही ह्यूमन लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इसी स्टेज पर इंडिविजुअल की जेनेटिक आइडेंटिटी तय होती है, जैसे कि आई कलर, ब्लड ग्रुप, हाइट, पोटेंशियल एक्सेट्रा। इसके बाद ज़ाइगोट लगातार सेल डिवीज़न यानी कि क्लीवेज से गुजरता है, और आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्लीवेज ज़ाइगोट के बाद होने वाली रैपिड सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है, जिसमें एम्ब्रियो बार-बार माइटोटिक डिवीज़न करता है, लेकिन उसका ओवरऑल साइज़ नहीं बढ़ता। इसका कारण ये है कि एम्ब्रियो अभी भी ज़ोना पेलिशुडा के अंदर एनक्लोज्ड रहता है, जो उसे फैलने नहीं देता। इसी दौरान बनने वाले छोटे-छोटे सेल्स को ब्लास्टोमर्स कहा जाता है, और ये आगे चलकर एम्ब्रियो की पूरी बॉडी के बिल्डिंग यूनिट्स बनाते हैं। क्लीवेज एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस फॉलो करता है। डे 1 पर ज़ाइगोट डिवाइड होकर 2 सेल स्टेज बनाता है। डे 2 तक यह 4 सेल स्टेज में पहुंच जाता है, और तीसरे दिन तक यह 8 सेल स्टेज बन जाता है। हर डिवीजन के साथ सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है।
लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के कारण हर ब्लास्टोमर्स का साइज छोटा होता है। इस स्टेज पर सेल्स अभी टोटिपोटेंट नेचर के होते हैं, यानी कि हर सेल में पूरे एम्ब्रियो को बनाने की क्षमता नहीं होती। इस प्रोसेस का की कॉन्सेप्ट ये है कि एम्ब्रियो का टोटल साइज कांस्टेंट रहता है, लेकिन इंटरनल सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। यह क्लीवेज आगे चलकर मोरुला फॉर्मेशन के लिए आधार बनाती है, जिससे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगली स्टेज शुरू होती है। मोरुला फॉर्मेशन यानी कि तीसरे से चौथे दिन तक, यह क्लीवेज के बाद बनने वाली अगली स्टेज है, जिसमें एम्ब्रियो एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स लगभग 16 से लेकर 32 सेल्स तक का होता है, उसका रूप ले लेता है। यह स्ट्रक्चर मेलबेरी यानी कि शहतूत के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे मोरुला कहा जाता है। इस स्टेज तक एम्ब्रियो अभी भी ज़ोना पेलिसिडा के अंदर एनक्लोज रहता है और फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर ट्रैवल कर रहा होता है। इस स्टेज की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस कॉम्पैक्शन होती है, जिसमें ब्लास्टोमर्स आपस में टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और उनके बीच स्ट्रॉन्ग सेल जंक्शन बनते हैं। इसके कारण एम्ब्रियो की आउटर सरफेस स्मूथ हो जाती है और सेल्स के बीच पोलैरिटी डेवलप होने लगती है। यही कॉम्पैक्शन आगे डिफरेंशिएशन की शुरुआत करती है। मोरुला स्टेज में पहली बार सेल डिफरेंशिएशन शुरू होती है। आउटर सेल्स फ्लैटन होकर फ्यूचर ट्रोपोब्लास्ट बनाते हैं, जो आगे चलकर प्लेसेंटा का निर्माण करेंगे, जबकि इनर सेल्स सेंट्रली ग्रुप्ड होकर एम्ब्रियोब्लास्ट यानी कि इनर सेल मास बनाते हैं, जो एक्चुअल एम्ब्रियो यानी कि बेबी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मोरुला स्टेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट है, जहां से स्ट्रक्चर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ना शुरू करता है। ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन मोरुला स्टेज के बाद होने वाला अगला इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसमें एम्ब्रियो एक ज़्यादा एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इस स्टेज पर मोरुला के अंदर फ्लूइड एंटर करना स्टार्ट करता है, जिससे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है, जिसको ब्लास्टोकोइल कहा जाता है। इस कैविटी के बनने के साथ ही सॉलिड मोरुला एक होलो स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको ब्लास्टोसाइट कहते हैं। ब्लास्टोसाइट में सेल्स क्लियरली डिफरेंशिएट होकर दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स बनाते हैं। इनर साइड पर मौजूद सेल्स एम्ब्रियोब्लास्ट यानी कि इनर सेल मास बनाते हैं, जो आगे चलकर एक्चुअल एम्ब्रियो या बेबी का निर्माण करते हैं। और आउटर लेयर के सेल्स ट्रोपोब्लास्ट यानी कि आउटर सेल मास बनाते हैं, जो यूट्रस की वॉल के साथ इंटरैक्ट करके प्लेसेंटा को फॉर्म करते हैं। इस तरह ब्लास्टोसाइट स्टेज पर एम्ब्रियो और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यानी कि प्लेसेंटा की बेसिक सेपरेशन शुरू होती है। इस स्टेज पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जिसको हैचिंग बोलते हैं। इसमें ज़ोना पेलुसिडा डिसअपियर हो जाती है। ज़ोना पेलुसिडा के हटने से ब्लास्टोसाइट एनलार्ज हो सकता है और डायरेक्टली यूटेराइन लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम के कॉन्टैक्ट में आ सकता है। यह स्टेप इम्प्लांटेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बिना हैचिंग के एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से अटैच नहीं कर सकता। इसलिए ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन इम्प्लांटेशन की तैयारी का सबसे क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। अगला स्टेप होता है इम्प्लांटेशन, यानी कि छठे से लेकर 7वें दिन तक। यह फर्स्ट वीक डेवलपमेंट का फाइनल और काफ़ी क्रिटिकल स्टेप है, जिसमें ब्लास्टोसाइट यूट्रस की एंडोमेट्रियम यानी कि यूटेराइन लाइनिंग से अटैच होकर धीरे धीरे उसके अंदर एम्बेड होना शुरू करता है। यह प्रोसेस प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी इसेंशियल है, क्योंकि इसी के बाद एम्ब्रियो को मदर से न्यूट्रिशन
और सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है। इम्प्लांटेशन एक हाईली कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन होता है जिसमें ब्लास्टोसाइट और एंडोमेट्रियम दोनों एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इस स्टेज पर ब्लास्टोसाइट का आउटर लेयर यानी कि ट्रोपोब्लास्ट डिफरेंशिएट होकर खास तौर से इनवेसिव बन जाता है और एंडोमेट्रियल टिश्यू में पेनिट्रेट करने लगता है। इससे एम्ब्रियो यूटेराइन वॉल में फर्मली फिक्स हो जाता है। इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट अंदर की ओर रहता है और आगे एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जबकि आउटर ट्रोपोब्लास्ट फ्यूचर प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है। इम्प्लांटेशन का जो नॉर्मल साइट होता है वो यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल फंडस रीजन होता है, जो सबसे फेवरेबल एरिया माना जाता है क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई सबसे अच्छी होती है और एनवायरनमेंट एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए सुटेबल रहता है। अगर इम्प्लांटेशन एबनॉर्मल साइट पर हो, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, जो क्लिनिकली डेंजरस कंडीशन हो सकती है। ट्रोपोब्लास्ट डिफरेंशिएशन इम्प्लांटेशन के समय होने वाला एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टोसाइट की आउटर लेयर यानी कि ट्रोपोब्लास्ट दो डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड होती है। यह डिफरेंशिएशन एम्ब्रियो को यूट्रस के वॉल में सक्सेसफुली इम्प्लांट करने के लिए ज़रूरी होता है और आगे प्लेसेंटा फॉर्मेशन की फाउंडेशन तैयार करता है। पहली लेयर होती है साइटोट्रोपोब्लास्ट, जो इनर लेयर होती है। इसमें इंडिविजुअल सेल क्लियरली दिखाई देते हैं और ये माइटो माइटोटिकली एक्टिव रहते हैं, यानी कि माइटोटिक डिवीजन करते हैं। ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बाहर की ओर माइग्रेट करके दूसरी लेयर को मेंटेन करते हैं। दूसरी लेयर होती है सिंकिटियोट्रोपोब्लास्ट, जो आउटर लेयर होती है। इसमें सेल्स की बाउंड्री क्लियर नहीं होती, इसलिए यह एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास जैसा दिखाई देता है। यह लेयर हाईली इन्वेसिव होती है और डायरेक्टली एंडोमेट्रियम में इन्वेड करती है, जिससे एम्ब्रियो यूटेराइन वॉल में एम्बेड हो जाता है। फंक्शनली अगर देखें तो सिंकिटियोट्रोपोब्लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एंजाइम्स सीक्रेट करता है जो एंडोमेट्रियल टिश्यू को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जिससे ब्लास्टोसाइट धीरे धीरे अंदर धंस जाता है। साथ ही यह मैटरनल ब्लड वेसल्स के साथ कॉन्टैक्ट करता है, जो आगे चलकर प्लेसेंटा के डेवलपमेंट और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है।